बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 9th की यूनिट नंबर 6 के साथ लेक्चर नंबर 10 लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम किस तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है एक्सरसाइज के वो देखे थे। जी बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने माशाल्लाह, और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो रफ प्रैक्टिस करके सेंड करते हैं। वेल एंड गुड, और कीप इट अप बेटा। जो बच्चे आज इस टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कल उनको इस चीज़ का जो है वो फल ज़रूर मिलेगा। और वो जो बाकी बच्चे हैं वो अगर शायद किसी मुझे नहीं समझ आता वो किस मौज़े की तलाश में है या किसके इंतज़ार में है कि शायद कोई छू मंतर उनके पास है कि वो कुछ जल्दी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट किस तरह ले लेंगे। एनीवे, बहरहाल आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो हम करेंगे मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के जो मेजर सोर्स हैं वो असल में क्या क्या हैं। हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, एनर्जी की हमने टाइप्स पढ़ ली, एनर्जी की हमने फॉर्म्स पढ़ ली, फिर हमने एनर्जी को कन्वर्ट करवा लिया। अब हम ये देखेंगे कि वाक़ियतन जो एनर्जी हमें मिलती है वो किन किन सोर्सेज से मिलती है, और उसमें हम देखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे एक तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जो है वो फेमिलियर है। बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा फॉसिल फ्यूल्स जो है वो क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या हैं, उनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कि जिन सोर्सेज को हम रिन्यू कर सकें या जो ख़त्म ना होते हों, उनमें हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम वाटर। जो एनर्जी हम वाटर से ले लेते हैं उसमें वाटर कंज्यूम नहीं होता, वो वाटर हमारे पास फिर भी यूज़ रहता है। एनर्जी फ्रॉम सन है, सूरज हमेशा चमकता धमकता रहता है और क़यामत तक ये चमकता धमकता रहेगा। फिर हमारे पास सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है, और इसी एनर्जी के सिस्टम से आपको पता होगा ये आजकल बड़े पाकिस्तान में बड़ा इसका आ गया कॉन्सेप्ट आ गया सोलर सिस्टम का, और सोलर सेल्स जो हैं वो हम आप आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर आप इस तरह करें 128, जल्दी से ओपन कर लें पेज, और हम देखते हैं कि एनर्जी हमें वो क्या बताता है। वो कहते हैं मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी में कहते हैं एनर्जी वी यूज़ कम फ्रॉम द सन, wind and water power etc. Actually all of these energy we get comes directly or indirectly from the sun. Actually में हम सूरज से ही ले रहे होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली होती है, सब सम टाइम जो है वो क्या होता है इनडायरेक्टली। वो कहते हैं वो यूज़ फॉसिल फ्यूल्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। वो कहते हैं वो यूज़ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस टू हीट आवर हाउसेज एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि हम इससे क्या कर रहे हैं, या तो इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट को। दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपने पता होगा जो जिस ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे रिएक्शंस जिसमें कंपाउंड हो किसके, कार्बन के और हाइड्रोजन के, तो उसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री में आपने इनको देखा होगा, डील किया होगा। When they are burned, वो कहते हैं जब इनको जलाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को, जब हम बर्न करते हैं, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और द कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद, एंड हाइड्रोजन जो है वो बिकम हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जिसको हम वाटर कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड को। वाइल एनर्जी इज़ रिलीज, तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। वो कहता है अगर कोल का ही केस ले लें तो आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस आपके पास क्या आता है हीट एनर्जी। ठीक है, और अगर वो कहता है कि हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल आप ले लें, तो फिर हाइड्रोकार्बन्स अगर आप लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है HC, यानी हाइड्रोकार्बन्स कोई भी, और वो ऑक्सीजन के साथ आपके पास रिएक्शन कर रहे हैं। ऑक्सीजन आप लेते हैं तो फिर आपके पास क्या कुछ बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और फिर आपके पास क्या होती है कि हीट एनर्जी जो है वो क्या होती है रिलीज। ठीक है जी, तो ये आपके पास बुक में जो है वो सिंबॉलिकली लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स में, मैंने इसको ज़रा इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखें वो कहते हैं द फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन। वो कहते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स है वो उसको करोड़ों साल लगते हैं क्या करने में, फॉर्म होने फॉर्मेशन। दे आर नाउन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि देखें फॉसिल फ्यूल्स अब बनते क्या, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, पहले मैं आज आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताता हूँ। फॉसिल फ्यूल्स ये है कि जो भी आपके जानदार और बेजान जितनी अशियाँ हैं
वो ज़मीन बोस होने के बाद पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पर आहिस्ता 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 कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जो जितना भी सारा मादा होता है वो किसी न किसी एक क्रूड ऑयल की फॉर्म में बन चुका हुआ था ज़मीन के नीचे। उसको जब निकाला तो वो पता लगा कि ये तो हाइड्रोकार्बन्स हैं और डेफिनेटली ये किसकी वजह से ये डिफॉर्मेशन हुई है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, और तो इसकी तो इसलिए जो है वो बनता है। और ये ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर है, यानी कुदरती तौर पर ये अमल है, इसको आप आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। इसको बड़ा अरसा लगता है, करोड़ों साल जो है वो ज़मीन में ये दबे रहे, ज़मीन की एक ख़ास तय में, और प्रेशर टेम्परेचर के बाद वो कन्वर्ट हो गया सारे का सारा हाइड्रोकार्बन जो है वो किसके अंदर, फॉसल फ्यूल्स के अंदर, वो क्रूड ऑयल के अंदर। उसको फिर हमने बाहर निकाला और उसके बाद हमने उसको उसकी डिस्टिलेशन की, फिर हमने डिफरेंट फ्यूल्स को किया, पेट्रोल, गैसोलीन और नेफ्थलीन और इस तरह के बहुत सारे। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं आज थोड़ी सी बात डिस्कस करने लगा हूँ। आपने अक्सर ये देखा होगा, सुना होगा कि ये जितने भी क्रूड ऑयल हैं, इसके मैक्सिमम जो आपके ज़खायर हैं, जो सोर्सेज़ हैं, वो आपको अरब ममालिक में मिलते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा शाम में, कुवैत में, कतर में, सऊदी अरेबिया में और इस अरब ममालिक में ज़्यादातर हैं। बाकियों में भी हैं, अब ज़ाहिर है ज़मीन के नीचे स्ट्रक्चर है तो वो फैलता हुआ कहीं पर, लेकिन मैक्सिमम सोर्स जो है वो आपको इसको अरब ममालिक में। और अच्छा, फिर आपकी जब इसकी डेफिनेशन बताई जाती है, कहते हैं जी फॉसल फ्यूल्स हैं। अब फॉसल फ्यूल्स क्या, मैंने अभी आपको बताया, चरिंद जानदार चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, वो कुछ भी हो, उनकी डिफॉर्मेशन हुई है और ख़ास टेम्परेचर प्रेशर हुई। तो इतना एनिमल्स और इतनी जानदार चीज़ें कहाँ से आई होंगी। अब आप ज़रा आ जाएँ हिस्ट्री की तरफ। आपने ये देखा होगा कि कमो बेश हमें ये बताया गया है कि हमारे पास 1,24,000 पैगम्बर जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है जी, बिल्कुल है। और तकरीबन अगर आप लगाएं तो हर कोई पैगंबर किसी न किसी कौम पर, किसी न किसी उम्मत पर भेजे गए। बाज़ का एक से ज़्यादा पैगंबर भी जो है वो किसी कौम के लिए भेजे गए। तो कमो बेश कह लें, चलें 1,24,000 नहीं तो कमो बेश 1,00,000 तो कौमें आई होंगी जब तक जो है वो जिन पर पैगंबर जो आए और जिन्होंने उनके ऊपर नबूवत की या जो भी तबलीग की। और आपने ये देखा होगा कि आज हम आखिरी उम्मतें, इससे पहले की सारी उम्मतें जितनी भी थी वो ख़त्म हो गई। और ऐसे भी वाक़यात हुए जहाँ पर बिल्कुल ज़मीन को हुक्म दिया गया कि अगर वो इस तरह हैं और उनके ऊपर लोग यूँ हैं तो वो यूँ हो जाएँ। अल्लाह के अज़ाब है, जब उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनको अज़ाब भेजा। अज़ाब भेजकर उनको कोई ज़मीन बोस हो गया, कभी कोई ज़लज़ला आ गया, कभी आग का अज़ाब आया। तो बहुत सारी हिस्ट्री आप इसको देख सकते हैं। तो डेफिनेटली वो जो लोग थे, वो जो चरिंद परिंद थे, वो जो प्लैनेट्स थे, वहाँ पे प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, वो सारे के सारे डिमोलिश हो गए, ख़त्म हो गए और वो कहाँ हो गए, ज़मीन बोस हो गए। और इस वक्त को टाइम को बहुत अरसा भी गुजर चुका है और वही जो है वो डिफॉर्मेशन उनकी हुई और वो फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हुए। और कमो बेश तकरीबन ये जो इलाका है जिसमें अरब ममालिक है, इन्हीं जगह पर तकरीबन वो पैगंबर सारे आए। तो इसीलिए जो हिस्ट्री है और जो इस्लाम है, मैं थोड़ी सी इसलिए इसको रिलेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो कि उसी जगह से वो क्रूड ऑयल निकल रहा है और उसी जगह से जो है वो हम इससे पहले हिस्ट्री है कि तमाम थे। तो इसलिए जो है आपके पास जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो कहते हैं टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, दे आर नाउन एज नॉन रिन्यूएबल, वी आर यूजिंग फॉसल फ्यूल्स एट वेरी फास्ट रेट। और हम जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, डे बाई डे मीट टू आवर नीड्स। इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ दैम एट प्रेजेंट रेट, अगर वो कहते हैं इसी प्रेजेंट रेट से हम यूज़ करते रहे तो क्या होगा, दे विल सून बी एग्जॉस्टेड, ये बहुत जल्दी जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और वंस देयर सप्लाई इज एग्जॉस्टेड दे द वर्ल्ड वुड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस, तो फिर दुनिया को जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। द फॉसल फ्यूल्स वुड नॉट बी एबल टू मीट आवर फ्यूचर एनर्जी नीड। इसका मतलब ये हुआ कि फिर सिर्फ फॉसल फ्यूल्स नहीं है जिसकी मदद से हम क्या कर सकें, फ्यूचर की अपनी एनर्जी नीड को पूरा कर सकें, हमें इसके अलावा भी चीज़ों पर शिफ्ट होना पड़ेगा। दिस वुड कॉज सीरियस सोशल एंड इकनॉमिकल प्रॉब्लम फॉर कंट्रीज़ लाइक अस, और इस तरह की हमारे जैसे ममालिक के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। देयरफॉर वी मस्ट यूज़ देम वाइजली, और हमें इसको अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। एट द सेम टाइम डेवलप न्यू एनर्जी सोर्स फॉर आवर फर्दर सर्वाइवल, और हमें साथ साथ और एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी जाना चाहिए अपनी फर्दर सर्वाइवल के लिए। मोर ऑफ फॉसल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट, अभी जितना भी क्रूड ऑयल निकलता है वो बर्निंग प्रोसेस है, उसको हमें जलाने से ही जो है हीट मिलेगी, चाहे वो कोयला है, चाहे वो गैस है, चाहे वो पेट्रोल है। दीज वेस्ट इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, हार्मफुल गैसेस जो पोल्यूट करती है एनवायरनमेंट को, और जिसकी वजह से सीरियस जो है वो हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, टेंशन है, एलर्जिक रिएक्शंस है, इरिटेशन ऑफ आइज़ है,
और नोज़ एंड थ्रॉट है, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेज, अगर हम बहुत अरसा तक इन हार्मफुल गैसेज को इनटेक करते रहें तो जिससे हमें अस्थमा हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ आ सकती हैं, इवन डैमेज टू ब्रेन भी हो सकती है और नर्व्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो है वो मेडिकली भी या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं और डेफिनेटली इसके हमारे पास फिजिकली मेडिकली जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें वैसे भी एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह एक एनर्जी से हमें दूसरी एनर्जी की तरफ जाना चाहिए ताकि जो हमारे पास इन्वायरमेंट को भी साफ़ सुथरा रख सके और हमारे जो है वो हेल्थ जो है डिजीज़ या हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उन पर भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े इसका। ओके जी, फोसल फ्यूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। जो दूसरा वो है न्यूक्लियर फ्यूल्स, वो भी इसी तरह है, वो फोसल फ्यूल्स ही की उसमें आएगा, उसकी भी एनर्जी से हमारे पास इसी तरह एनवायरनमेंट में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी एटम्स सच एज यूरेनियम एटम स्प्लिट up into smaller parts, releasing a large amount of energy. Nuclear power plants give out a lot of nuclear radiation and vast amount of heat. A part of this heat is used to run power plants while a lot of heat goes waste into the environment. तो कुछ एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी फिर हमारी वही एनर्जी एनवायरनमेंट में जाती है। जब एनवायरनमेंट में जाती है तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट का क्या होता है, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर राइज करता है, जिसकी वजह से फिर पूरी जो दुनिया है वो उसके लपेट में आती है। तो डेफिनेटली न्यूक्लियर फ्यूल से चाहे हमें इलेक्ट्रिसिटी लेनी हो, एनर्जी का यूटिलाइज़ करनी हो या फोसल फ्यूल से लेनी हो, दोनों ही जो है वो हमारे पास एनवायरमेंटल इफेक्ट भी देते हैं और हमें हेल्थ इश्यूज़ भी देते हैं। फिर हमें आना चाहिए कि इनकी तरफ ऐसे एनर्जी सोर्स की तरफ जिसका इन्वायरमेंटल कम से कम इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़ता हो। तो हम आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं या बार बार हम जिनको इस्तेमाल कर सकें, जिसमें आज हम डिस्कस कर देंगे एनर्जी फ्रॉम वाटर। आज हम प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊँगा कि एनर्जी फ्रॉम वाटर यानी डैम की मदद से हम किस तरह ले सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम सन है वो हम किस तरह डिस्कस करेंगे। सोलर हीटिंग सिस्टम हम किस तरह कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं और सोलर सेल्स के बारे में भी हम डिस्कस करें। तो कहते हैं सनलाइट एंड वाटर power are the renewable source of energy. They will not run out like coal, oil and gas, ये उस तरह नहीं कंज्यूम होते। तो सबसे पहले एनर्जी फ्रॉम वाटर देखते हैं। एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ अ वेरी चीप। वो कहते हैं जो एनर्जी हम वाटर पावर से लेंगे बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सूटेबल लोकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डैम्स बनाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपसे पहले भी पिछले लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया कि हमारे पाकिस्तान में भी जो 3 डैम्स पहले बने हुए थे उसके बाद हमारे पास और डैम जो है वो अब शुरू हो गए। अल्लाह करें इंशाल्लाह ये मनसूबा जल्द से जल्द कामयाब हो जाए। अगर एक डैम बन जाता है तो इसका मतलब है जो हर साल हम अपना पानी ग्लेशियर से निकलने वाला पानी या जो बारिशों की वजह से पानी होता था वो हम समंदर में ज़ाया कर देते थे और जहाँ जहाँ से वो गुजरता था तो वो रास्ते भी ख़राब होते थे, सैलाब आता था, नुकसान ही नुकसान होता था, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर था, हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते थे प्रॉपर्ली। और अब क्या करते हैं, हमने डैम बना रहे हैं। डैम बनने से ये होगा, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जब वो पहाड़ों से पानी आ रहा होता है तो हम उसको वहीं पर रोक लेते हैं और रोकने के बाद हम अपनी मर्ज़ी से उसको फ्लो करवाते हैं और नीचे हम क्या करते हैं हाइड्रो टर्बाइंस लगाते हैं। टर्बाइंस क्या करते हैं, उनके ब्लेड्स के ऊपर वाटर जब तेज़ी से आता है तो डेफिनेटली हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट पर भी होता है, गिरता हुआ पानी जो है बहता हुआ पानी एनर्जी रखता है और मूवमेंट भी होती है। तो वो क्या करता है टर्बाइन को रन करता है, टर्बाइन के साथ जनरेटर अटैच होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिस पर हमें कोई जो है इस तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट बस एक ही मरतबा की है और पानी, और फिर उस पानी को हम क्या कर सकते हैं अपने नहरी निज़ाम बेहतर कर सकें, हम अपनी फसलों को बेहतर कर सकें। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम उस पानी को यूटिलाइज़ करेंगे। बिल्कुल साफ़ पानी होता है या तो सिर्फ बारिश का होता है या फिर बर्फ़ पिघलने के बाद पानी होता है, तो उस पानी को से हम अपनी पानी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। हम अपनी जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत चीप रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो इंशाल्लाह डैम्स बन जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा। In different part of the world, dams serve many purposes. They help to control floods by storing water. एक तो सैलाब को रोकता है, अगर आपने पानी रोक लिया जमा कर लिया। The water stored in a dam is used for irrigation and also generate electrical energy without creating much environmental problem. बल्कि मैं तो ये समझता हूँ ये environmental problem को sort out करता है, क्योंकि अगर पानी आपने वेस्ट कर दिया तो सैलाब आएगा, जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। जहाँ से एक मतलब सैलाब का पानी गुजरता है डेफिनेटली वो बिल्डिंग्स को भी डिस्टर्ब करता है, तो डेफिनेटली environmental problem भी नहीं होगी।
उसके बाद आ गई एनर्जी फ्रॉम सन, तो वो कहते हैं सोलर एनर्जी इज एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इट यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो कम से कम सिवाय एक हीट देने के अलावा तो और कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, वी आर डिपेंड ऑन द सन, ऑल आर फूड आर फ्यूल। इफ वी फाइंड अ suitable method to use a fraction of the solar energy reaching the earth, then it would be enough to fulfill our energy requirement. Definitely अगर हम सारा सिस्टम अपना सोलर पे करते हैं, काफ़ी सारे जो अब सिस्टम है वो सोलर पर हो रहे हैं, काफ़ी सारी बिल्डिंग सोलर पर होती हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स अब सोलर पर हो रहे हैं, सोलर प्लेट्स ऊपर लगा दी जाती हैं, एनर्जी पड़ती है, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो वो बहुत बेहतर तरीके से आप वो भी एक मरतबा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और आप क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको कर सकते हैं। फिर आ जाएंगी सोलर हाउस हीटिंग, और अब जो आपको अपने सर्दियों में गीज़र को चाहिए होता है पानी गर्म करने के लिए, या तो आप इलेक्ट्रिक गीज़र का यूज़ करते हैं वो कॉस्टली पड़ता है, या फिर आप क्या करते हैं गैस के गीज़र का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली गैस की शॉर्टेज अब आपको पता है आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, गर्मियों में आपको गैस प्रॉपरली नहीं मिल रही होती, तो सर्दियों में तो फिर बिल्कुल नहीं मिलती, तो इसलिए भी प्रॉब्लम होती है। तो आप बेहतर ही है कि आप सोलर हाउस सिस्टम कर लें, जिसमें क्या करते हैं आप सूरज की मदद से अपने पानी को गर्म करें और आप रिलैक्स होकर जो है वो सारा दिन करें। द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू, वो कहते हैं हाउएवर यूज इन हाउस एंड ऑफिसेज एज वेल एज फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पज इज क्वाइट रिसेंट, ये अभी शुरू हुआ है। कंप्लीट सोलर हाउस system are successfully used in areas with a minimum amount of sunshine in winter. Heating system consist of एक तो इसके अंदर कलेक्टर होता है जो कलेक्ट करेगा, एक स्टोरेज डिवाइस होगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। तो आप अच्छी तरह डायग्राम में दे सकते हैं कि पानी जो है वो पंप से आप ठंडा पानी ऊपर लेकर जाएंगे और वो एक स्टोरेज टैंक में जाएगा, उसके ऊपर आपके पास एक सनरेज आएंगी, ऊपर शीशा लगा हुआ होगा ताकि पानी गंदा ना हो। वो सनरेज उस पानी को क्या करेंगी, गर्म करेंगी, ऊपर से आपने आउटपुट लेनी है, जो ठंडा पानी आता जाएगा, गर्म पानी जो है वो आप सिस्टम में इन लेते रहेंगे और आप बिल्कुल सूरज की मदद से जो है वो कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम लगा होता है। तो इसमें आपको दिखाया गया प्लेट्स एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी विच रीट इन लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप एंड एट द बैक ऑफ द कलेक्टर द हॉट वाटर कैन बी यूज फॉर कुकिंग, washing and heating the building. Solar energy is used in solar cookers, solar distillation plants, solar power plants, etc. Okay. उसके बाद आ जाएंगी सोलर सेल। सोलर सेल भी इसी तरह होते हैं। सोलर सेल कैन आल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने अभी आपको कहा था सोलर प्लेट्स जो होती हैं। एंड सोलर सेल आल्सो कॉल्ड फोटो सेल्स इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन एक वेफर होती है, उसके ऊपर बिछी हुई होती है और जो है जैसे उसके बाद सनरेज पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द सोलर सेल इट कन्वर्ट द लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल्स आर यूज्ड इन calculators, watches and toys. Large numbers of solar cells are wired together to form solar panels. Solar panels can provide power to telephone booth, lighthouses and scientific research centers. तो आपने अक्सर देखोगे जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पर जो टेलीफोन बूथ है उसके ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है, वो अपना खर्चा खुद पूरा करें। इवन दो के काफ़ी सारे उनके ऐसे हैं, रेस्टोरेंट्स भी उनके ऐसे बन गए हैं, बल्कि एक फुटबॉल का उन्होंने स्टेडियम बनाया, उसकी जो उन्होंने रूफ छत बनाई उसके ऊपर सारी सोलर पैनल लगा दिए ताकि वो जो अपनी लाइट्स का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करती, तो वो ये करते हैं। इन केस के अगर लेट्स को उसके वेदर जो है वो फेवरेबल नहीं है तो फिर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होती है, लेकिन वो बहुत कम ऐसा यूज़ करने को मिलता। तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को कि किस तरह आप जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रख सकते हैं, तो आज हमने इनको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। आप भी इसको अच्छे तरीके से 1 बाय 1 पढ़िएगा तो आपको लगता होगा कि कोई थोड़ा सा ड्राई है, मैंने कोशिश की है इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग मालूमात देने के लिए। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है, याद करके डेफिनेटली आपने मुझे प्रैक्टिस इसकी सेंड करनी है, और अगर कोई क्यूरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम इसके कंटिन्यू करेंगे, विंड एनर्जी एंड ऑल डैट, और उसके बाद फिर हमारा 2 एक लेक्चर्स में मेरे ख्याल इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।